हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका यादव और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं 12th क्लास के जीव विज्ञान विषय के तीसरे चैप्टर मानव जनन के 7वें भाग सहगर्भता तथा भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं कि भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषकोरक पर उंगली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? जिन्हें जरायुज अंकुरक या फिर कोरियोनिक विलाई कहा जाता है। ठीक है, जो अंतरोपण की क्रिया होती है वो क्या होती है बच्चों? जो भ्रूण होता है उसका मादा के गर्भाशय से जुड़ना ही क्या कहलाता है? अंतरोपण कहलाता है। ठीक है, और अंतरोपण के पश्चात क्या होता है? जो पोषकोरक होते हैं उनके ऊपर अंगुली के जैसी संरचनाएं हैं वो उभरती हैं, तो उनको क्या कहते हैं बच्चों? उसे जरायुज अंकुरक या फिर कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बात आती है कि ये जो जरायुज अंकुरक होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों? गर्भाशयी ऊतक और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। ये जो क्या होते हैं? जरायुज अंकुरक होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों? गर्भाशय जो ऊतक होते हैं, गर्भाशय के ऊतक और जो मात्र रक्त होता है उनके द्वारा सराउंडेड रहते हैं, उनके द्वारा क्या होते हैं? आच्छादित रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि ये जो जरायुज अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक हैं ये क्या करते हैं बच्चों? ये एक दूसरे के साथ अंतरा अंगुली युक्त क्या बनाते हैं? हो जाते हैं। मतलब कि ये इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जैसे दोनों हाथों की उंगलियां हैं वो एक दूसरे के बीच में क्या होती है? इंटरलॉक हो गई है ना, ऐसी संरचना के रूप में बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? तथा संयुक्त रूप से परिवर्तनशील भ्रूण जो विकास करता हुआ भ्रूण है उससे और मात्र शरीर जो मां का शरीर है उसके साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? जिसे अपरा या फिर प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, इसको हम डायग्राम से देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो डायग्राम है इसमें गर्भाशय में भ्रूण को दिखाया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये जो संरचना है ये क्या है? ये भ्रूण है। ठीक है, मां के गर्भ में भ्रूण है और ये क्या होता है कि ये वाहिनियां हैं, ये नाभि रज्जु होता है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? ये नाभि रज्जु है, ये ऊपर जो प्लेसेंटा रसांकुर है उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है बच्चों, और ये जो संरचना है, ये जो पूरी संरचना है ये क्या है? गर्भाशय की गुहा है जिसमें जो भ्रूण है वो क्या हो रहा है बच्चों? परिवर्तनशील हो रहा है। ठीक है, अब इसके बीच में ये क्या है? पीतक कोश है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा होता है ये क्या काम करता है बच्चों? देखते हैं कि अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन और क्या करता है? जो प्लेसेंटा होता है ना बच्चों ये क्या करता है? भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति करता है। ठीक है, और क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण के द्वारा जो उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो इसका क्या काम हो गया? एक तो ये क्या करता है? भ्रूण को ऑक्सीजन देता है, भ्रूण को पोषण देता है, और क्या करता है बच्चों? जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको और भ्रूण के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, अब बात आती है यह अपरा एक नाभि रज्जु, ठीक है ना, नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा हुआ होता है। कौन से रज्जु के द्वारा भ्रूण से जुड़ा हुआ होता है बच्चों? ये नाभि रज्जु के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये संरचना है बच्चों प्लेसेंटा की। ठीक है ना, ठीक है ना, ये है, ये क्या है? प्लेसेंटा है बच्चों, और ये जो भ्रूण के है वो नाभि रज्जु से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने का और बाहर ले जाने का काम करता है। तो ये क्या कह रहा है? जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है बच्चों? जो भ्रूण के लिए जो भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको अंदर लाने का तथा और जो आवश्यक नहीं है, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको क्या करता है बच्चों? ये बाहर ले जाने का कार्य करता है, उस काम में उसकी मदद करता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है। ठीक है, और अनेकों हार्मोन जैसे कि मानव जरायुज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या फिर HCG भी कहा जाता है बच्चों, और मानव अपरा लैक्टोजन, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन या फिर HPL भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और क्या? और ये एस्ट्रोजन
प्रोजेस्टेरोन आदि का उत्पादन करता है, ठीक है, आदि को उत्पादित करता है। कौन कौन से हार्मोन हो गए बच्चों? HCG हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया? HPL हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। इन हार्मोन्स को क्या करता है? उत्पादित करता है। अब बात आती है कि सहगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में क्या होता है? अंडाशय के द्वारा रिलैक्सिन नामक हार्मोन भी स्रावित किया जाता है। ये क्या बता रहा है बच्चों कि जो पोस्ट प्रेगनेंसी की जो अवधि होती है, जो पीरियड होता है, उसमें क्या होता है कि अंडाशय के द्वारा क्या होता है? एक हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा? रिलैक्सिन नामक हार्मोन भी स्रावित होता है, ठीक है बच्चों। अब जो HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं ना, वो स्त्री में कब होते हैं बच्चों? सहगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो 3 हार्मोन है ये कब रिलीज होते हैं? मादा के अंदर, जब वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उसके अलावा नहीं होते हैं। इसके अलावा दूसरे हार्मोन कौन कौन से बच्चों? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल और प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ठीक है ना। इनकी मात्रा है वो सहगर्भता के दौरान मादा के या फिर मां के रक्त में बढ़ जाती है, कई गुना वृद्धि हो जाती है इन हार्मोन्स की, ठीक है। तो अब बात आती है कि इन हार्मोन्स के उत्पादन में बढ़ोतरी होना भी भ्रूण वृद्धि, माता की उपापचय क्रियाओं में परिवर्तन, ठीक है, सहगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ये क्या कह रहा है कि ये जो हार्मोन है इनका जो उत्पादन बढ़ रहा है, ये क्या करता है बच्चों? ये जो भ्रूण होता है उसकी वृद्धि में और जो मादा की उपापचय क्रियाएं होती हैं उनमें परिवर्तन करता है और सहगर्भता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है कि जो अंतःरोपण के तुरंत बाद क्या अंतर कोशिका समूह या फिर कहें जो भ्रूण है वो क्या बाह्य त्वचा या फिर एक्टोडर्म नामक एक बाहरी परत, ठीक है ना, जो बाहरी परत है जिसको क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, ठीक है, उसमें विभेदित हो जाता है। और क्या होता है बच्चों? ये अंतस्त्वचा या फिर एंडोडर्म नामक एक भीतरी स्तर से विभेदित हो जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी? एक तो जो बाह्य त्वचा है या एक्टोडर्म है, और जो एंडोडर्म है उसमें विभेदित हो जाता है। अब क्या होगा बच्चों कि इस बाह्य त्वचा और अंतस्त्वचा के बीच में जल्द ही एक क्या आ जाता है? मीजोडर्म प्रकट हो जाता है बच्चों। क्या इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है? जो एक्टोडर्म है और जो एंडोडर्म है उनके बीच में एक और स्तर आ जाता है जिसे क्या कहते हैं? मीजोडर्म आता है, ठीक है बच्चों। अब आता है कि ये तीनों स्तर हैं, ये वयस्कों में सभी ऊतकों या फिर कहें कि अंगों का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये जो तीनों स्तर हैं कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये तीनों जो है ये क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के ऊतकों या फिर अंगों का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आता है इस अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं होती हैं बच्चों, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें स्टेम कोशिकाएं या स्टेम सेल्स कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, इनमें क्या क्षमता होती है कि इनमें क्षमता होती है कि वो सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती हैं बच्चों। जो स्टेम सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं बच्चों? इनमें वो क्षमता उपस्थित होती है जो क्या करती है? जो सभी प्रकार के अंगों और ऊतकों को उत्पन्न कर सकती है, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि मानव में सहगर्भता की अवधि 9 महीने तक होती है, ठीक है ना। तो जो मानव होता है उसमें जो सहगर्भता की अवधि है वो कितने महीने की होती है बच्चों? वो 9 महीने की होती है, ठीक है। अब आपके लिए सवाल है कि जो कुत्ते, हाथी और बिल्लियां होती हैं उनमें सहगर्भता की अवधि कितने महीनों की होती है, ठीक है बच्चों। तो इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि मानव में 1 महीने की सहगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित हो जाता है, ठीक है ना। 1 महीने की सहगर्भता के बाद में क्या उत्पन्न होता है बच्चों? क्या निर्मित होता है? हृदय निर्मित हो जाता है, ठीक है। अब एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत, क्या होगा बच्चों? कि स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है, ठीक है ना। एक बढ़ते हुए बच्चे की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है, ठीक है। अब सहगर्भता के दूसरे माह के अंत में, पहले माह में क्या बना है? हृदय बन गया है, ठीक है। अब दूसरे माह के अंत में क्या होगा बच्चों? भ्रूण के पाद और उंगलियां विकसित हो जाएंगी। दूसरे माह के अंत में
पाद और उंगलियां विकसित हो जाती हैं। ठीक है बच्चों। अब आता है 12वें सप्ताह या फिर कहें कि पहली तिमाही के अंत तक क्या होगा, लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है। ठीक है ना बच्चों। जो 12वां सप्ताह होता है या फिर ये कहें कि जो पहली तिमाही होती है, ठीक है ना, उसके अंत तक क्या होते हैं, लगभग सभी अंग बन जाते हैं। ठीक है। इसका उदाहरण अगर अपन लें तो इसमें क्या है कि पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। पहली तिमाही में लगभग सभी अंग विकसित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान क्या होता है, गर्भ की पहली गतिशीलता, ठीक है ना, जो बच्चा है, जो भ्रूण है, वो पहली बार गतिशीलता प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों। तो 5वें महीने के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उगाना सामान्यतः देखा जाता है। ठीक है। जो भ्रूण होता है उसके सिर पर बाल कब आते हैं, कौन से महीने में आते हैं बच्चों, 5वें माह के दौरान आ जाते हैं। ठीक है। और 5वें माह में ही भ्रूण है वो गतिशीलता दिखाता है। उसके बाद में लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक या फिर यूं कहें कि दूसरी तिमाही के अंत में क्या होगा, पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं बच्चों। ठीक है ना। क्या कि जो 24वें सप्ताह के बाद में क्या होगा बच्चों, 24वें सप्ताह या फिर कहें कि दूसरी तिमाही के अंत में पूरे शरीर पर बाल आने लग जाते हैं। और क्या होता है, और आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं बच्चों। ठीक है ना। जो आंखों की पलकें हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। और क्या होता है, बरौनियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब आता है गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है बच्चों। ठीक है ना। कौन से 9वें माह के अंत तक क्या होता है कि गर्भ है वो पूर्ण विकसित हो जाता है और इसे प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। तो अब जो अगली घटना होगी बच्चों वो क्या होगी, प्रसव की घटना होगी। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रसव एवं दुग्ध स्रावण की घटना होती है। तो देखो बच्चों, मानव में सहगर्भता की औसत अवधि कितनी होती है, लगभग 9.5 माह, 9 माह या फिर 9.5 माह होती है। ठीक है बच्चों, जिसे गर्भावधि कहते हैं। ठीक है। और ये जो सहगर्भता की अवधि होती है जो क्या कहलाती है बच्चों, जो कहलाती है गर्भावधि। ठीक है। अब बात आती है कि सहगर्भता के अंत में गर्भाशय में जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो गर्भाशय है उसमें जोरदार संकुचन होने लगेंगे बच्चों, जिससे क्या होगा, गर्भ है वो बाहर आ जाएगा। और गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस निकलने की क्रिया को शिशु जन्म या फिर प्रसव कहा जाता है। तो गर्भ के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाई बच्चों, प्रसव कहलाई या शिशु का जन्म कहलाई। ठीक है। अब क्या होगा, प्रसव एक जटिल तंत्री अंतरस्रावी क्रियाविधि होती है बच्चों। ठीक है। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि प्रसव के संकेत, जो प्रसव के संकेत होते हैं ना बच्चों, वो पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं। जो प्रसव के संकेत हैं वो किससे, पूर्ण विकसित हो गया है गर्भ, ठीक है, उससे। और जो प्लेसेंटा होता है, जो अपरा होता है, उससे उत्पन्न होते हैं, जो कि हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं। ये क्या करते हैं, जो गर्भाशय में हल्के संकुचन पैदा करते हैं बच्चों। ठीक है। अब क्या होगा, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों, जिन्हें गर्भ उपक्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। ठीक है। और ये क्या कहलाते हैं, ये जो संकुचन होते हैं, जो हल्के संकुचन होते हैं, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अब मात्र पीयूष ग्रंथि से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाता है। अब ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीटोसिन की जो हार्मोन है इसकी निकलने की जो क्रिया है उसको सक्रिय बनाते हैं। और जिससे क्या होगा, जिससे ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी स्तर पर कार्य करेगा। ठीक है ना। कौन से गर्भाशय के कौन से स्तर पर कार्य करेगा बच्चों, ये गर्भाशय के पेशी स्तर पर कार्य करेगा। कौन से स्तर पर, पेशी स्तर पर। जिसमें क्या होगा बच्चों, जिसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लग जाएंगे, जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होंगे, जिससे क्या होगा, गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावण को उद्दीपित करता है। अब जो गर्भाशय में जो जोर जोर से क्या हो रहे हैं बच्चों, संकुचन हो रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, और अधिक ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। फिर
गर्भाशय संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि गर्भाशय संकुचनों के कारण और ऑक्सीटोसिन के स्रावण के कारण लगातार इसका ऑक्सीटोसिन का स्रावण हो रहा है, तो जो गर्भाशय में संकुचन है ना बच्चों, वो क्या होंगे, लगातार तीव्र होते जाएंगे। ठीक है, तीव्र से तीव्रतर होते जाएंगे। फिर क्या होगा, इससे शिशु माँ के गर्भ से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक है ना, जो शिशु है वो किसके द्वारा, जन्म नाल के द्वारा बच्चों, जो जनन नाल होती है उसके द्वारा बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये प्रसव संपन्न हो जाता है। ये क्रिया क्या हो जाती है, प्रसव की जो क्रिया है वो यहाँ पे संपन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही क्या होता है, अपरा भी गर्भाशय से बाहर आ जाता है बच्चों। जो प्लेसेंटा होता है ना बच्चों, वो भी क्या होता है, शिशु के जन्म के साथ ही बाहर आ जाता है। अब स्त्री की जो स्तन ग्रंथियां होती है ना बच्चों, उसमें सहगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं। ठीक है, कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सहगर्भता के अंत तक इनसे क्या, दूध स्रावित होने लग जाता है। ठीक है बच्चों, जो मादा की स्तन ग्रंथियां होती हैं उनसे क्या, दूध स्रावित होने लग जाता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रावण कहते हैं। मादा की स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावण होना ही क्या कहलाता है बच्चों, दुग्ध स्रावण कहलाता है। ठीक है, यह माँ को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति कराने में मदद देता है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, जो शिशु का जन्म हुआ है उससे आहार पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है ना, स्तनपान के द्वारा जो माँ है वो अपने बच्चे की आहार पूर्ति करती है। अब आता है दुग्ध स्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रथम स्तन्य या फिर खीस कहा जाता है। ठीक है ना, ये जो खीस होता है ना बच्चों, इसमें क्या होते हैं, इसमें एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, खीस में क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं जो क्या करते हैं, शिशु के अंदर प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं। ठीक है ना बच्चों, और प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न हो जाती है किसके अंदर, शिशु के अंदर। किसकी वजह से, खीस की वजह से। ठीक है, क्योंकि खीस में क्या होते हैं बच्चों, क्योंकि खीस में होते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, अब बात आती है कि एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। ठीक है ना बच्चों, डॉक्टरों द्वारा कहा जाता है कि जो प्रसव के बाद के जो कुछ महीने होते हैं उसमें जो माँ है उसको क्या करवाना चाहिए बच्चों, स्तनपान करवाना चाहिए। ठीक है ना, स्तनपान करवाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि क्योंकि स्तनपान करवाएंगी तो जो दूध होता है, जो शुरू के कुछ महीनों का जो दूध होता है, जो खीस कहलाता है, उसमें क्या होते हैं बच्चों, उसमें एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो कि शिशु में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है ना बच्चों, उसमें प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न होती है। तो बच्चों ये हमने क्या पढ़ा कि सहगर्भता के बारे में पढ़ा। ठीक है, और सहगर्भता के बाद में कैसे स्तन ग्रंथियों के द्वारा जो दूध है वो स्रावित होता है उसके बारे में पढ़ा। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा कि कैसे जो है युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या पढ़ा, जो युग्मक निर्माण के बाद में युग्मक एक दूसरे से मिलकर कैसे निषेचन करते हैं। ठीक है, और निषेचन की क्रिया के बाद में हमने क्या पढ़ा कि कैसे भ्रूण का अंतःरोपण होता है। ठीक है, और अंतःरोपण के बाद में कैसे सहगर्भता शुरू होती है और दुग्ध स्रावण होता है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।